स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश में अपहरण सबसे बड़ा उद्योग बन गया हो? जी हां, एक ऐसा देश है जहां अपहरण से धन कमाने का धंधा सबसे ऊपर है। हालात ऐसे हैं कि यहां इस धंधे ने साल भर में 16 लाख डॉलर से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। लेकिन इसके कारण इस देश को दुनिया भर में निंदा का सामना भी करना पड़ रहा है। अमेरिकी हमले का खतरा भी इस देश पर मंडरा रहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि यह देश कौन सा है और यहां यह धंधा कैसे फल फूल रहा है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। नाइजीरिया का कड़ूना एक बार फिर हमले का गवाह बना। इस बार बंदूकधारियों ने एक साथ 3 चर्च को निशाना बनाया। अपहरणकर्ताओं ने हमले के लिए ऐसे वक्त को चुना जब चर्चों में प्रार्थना सभा और मास चल रहा था। माना जा रहा है कि छुट्टी का दिन होने की वजह से श्रद्धालु काफी संख्या में इकट्ठा हुए थे। तभी भारी संख्या में हथियारबंद अपहरणकर्ताओं ने चर्च पर धावा बोल दिया, जिसके बाद कम से कम 172 लोगों को जबरन कब्जे में करते हुए जंगल की ओर ले गए। हालांकि रास्ते से 9 लोग किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। चर्च के पादरी ने अब भी करीब 163 लोगों के बंदूकधारियों के कब्जे में होने का दावा किया है। दूसरी ओर स्थानीय पुलिस अधिकारी ने अपहरण की घटना से इनकार किया है। घटनास्थल का दौरा करने के बाद अधिकारियों ने कहा कि अब तक चर्च पर हमले या अपहरण का कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन स्थानीय सांसद घटना की पुष्टि करते हुए अधिकारियों के रवैये पर चिंता जता रहे हैं। उनका मानना है कि इलाके के लोग डर के माहौल में जी रहे हैं, जिसकी वजह से खेती प्रभावित हो रही है और लोग पहले की तुलना में कम अनाज उगा पा रहे हैं। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने नहीं ली है। पिछले साल भी नाइजर स्थित एक कैथोलिक स्कूल से लगभग 300 से ज्यादा छात्रों और अध्यापकों को अगवा कर लिया गया था, जिन्हें बाद में 2 टुकड़ियों में रिहा किया गया। ये अपहरण की एक हफ्ते में दूसरी सबसे बड़ी घटना थी। इससे पहले भी केब्बी से 25 छात्राओं का अपहरण कर लिया गया था। दरअसल देश के उत्तर पूर्वी इलाके में आईएस आतंकी समूह सक्रिय है, जिसके निशाने पर सेना और आम नागरिक रहते हैं। वहीं नाइजीरिया का दक्षिण पूर्वी इलाका, जहां कई सशस्त्र आतंकी संगठनों की अलग अलग राजनीतिक और क्षेत्रीय मांगे हैं, जबकि देश का मध्य हिस्सा कई वर्षों से हिंसक संघर्ष झेल रहा है, जहां ईसाई किसान और मुस्लिम चरवाहे अधिकार क्षेत्र को लेकर अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। ईसाई समूहों के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति चेतावनी भी दे चुके हैं। इसलिए पिछले महीने ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले भी किए थे। बहरहाल अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में ऐसे हमले या अपहरण की घटना आम बात है। कई हथियारबंद गिरोह या तो किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाते हैं या फिर स्कूलों में बच्चों के अपहरण की घटना को अंजाम देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में जारी हिंसा धार्मिक से ज्यादा जमीन, संसाधनों और आजीविका की लड़ाई से जुड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपहरण ने यहां उद्योग का दर्जा ले लिया है, जो संगठित मुनाफे का धंधा बन चुका है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में 16 लाख डॉलर से ज्यादा की फिरौती वसूली गई। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे। सिंघल साहब, ये रिपोर्ट हमने दिखाई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि नाइजीरिया में ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए? वहां पर अपहरण सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है। हमने एक आंकड़ा भी दिया कि साल भर में कितनी कमाई वहां पर हो रही है। बिल्कुल, आप जो चंद्रशेखर जी बता रहे हैं, जो नाइजीरिया में एक ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है कि लोगों को अपहरण करना, उसकी जो है फिरौती उससे लेना। जैसा कि हमें मालूम है कि अफ्रीका में कुछ और देशों में भी इस तरह के बड़े ही संगठित तरीके से ये अपहरणकर्ता काम करते थे। और सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न नाइजीरिया है, वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस, सिक्योरिटी और गवर्नमेंट की प्रेजेंस जो है बहुत कम है। तो उसका फायदा ये जो ग्रुप्स हैं, अब इसको कह रहे हैं रिलीजन भी कहा जा रहा है, लेकिन जैसा कि आपके अपनी रिपोर्ट में कहा, ये इसमें खाली रिलीजन नहीं है। इसमें जो है जो लोग जो है क्योंकि अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, बैंडिट, उसमें जो बैंडिट्स भी हैं, उसमें जो है बोको हराम भी शामिल है और उसमें जो है आईसिस का भी शामिल होने की बात चल रही है कि वो लोग भी उसमें काम कर रहे हैं। इस तरह का जो काम हो रहा है, तो
इस सब का जो उद्देश्य जो है वो बेसिकली चैलेंज करना है नाइजीरिया की गवर्नमेंट को। और नाइजीरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि सबसे बड़ा देश है वहां वेस्टर्न अफ्रीका में एक्चुअली, और तेल का सबसे बड़ा निर्यातक भी है वहां से। तो वहां पे यह है कि अगर वहां झगड़ा ये शुरू हो जाएगा तो वो झगड़ा जो है ना केवल नाइजीरिया को अफेक्ट करेगा बल्कि जो रीजनल और जो देश हैं, कैमरून हो गया और जो आसपास के और जो देश हैं उनको अफेक्ट होगा, जो कि जो है रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिसंबर में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, कि जबकि नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने उसका विरोध किया था, लेकिन उन्होंने वहां पर एक बहुत रेयरली करते हैं, बोको हराम के बाद अब उन्होंने पहली बार वहां पे एक बॉम्बिंग करी थी कह के कि भाई क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन हो रहा है और उसको लिए हम जो है जो अफ्रीका का जो कमांड है उनका, अफ्रीकॉम जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने नाइजीरिया गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट भी किया था। अब एक्चुअल में क्या हुआ है तो खैर बड़ा मुश्किल है कह पाना, लेकिन यूएस का ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यूएस जो है इस बारे में चिंतित है, और जबकि नॉर्मली प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना फॉर्मूला है कि भाई हम कहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, पर यहाँ पे इन्वॉल्व हुए क्योंकि उनको जो है सिक्योरिटी थ्रेट वहां पे नजर आने लगी, तो इसलिए उन्होंने वहां पे किया। तो इसमें जो है मेरे ख्याल से एक तो अगर ये चलता रहा तो लोग वहां पे कह रहे हैं कि लाखों लोग जो है भूखमरी के शिकार हैं, और जो है जो सिक्योरिटी जो क्राइसिस है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएगा, गवर्नेंस क्राइसिस बन जाएगा। तो और रीजन क्या है इसका जो कह रहे हैं सबसे ज्यादा, कि वहां पे जैसे मैंने शुरू में कहा कि सिक्योरिटी वैक्यूम है, पर्टिकुलरली सेंट्रल और नॉर्थन नाइजीरिया में, ना सिक्योरिटी फोर्सेस है ना गवर्नेंस है। तो कुछ दिनों पहले क्रिसमस के दिन हमने देखा था कि अमेरिका ने वहां पर बमबारी भी की थी और ये कहा था कि वहां पर ईसाइयों के ऊपर ये इस तरह के अत्याचार वहां पर हो रहे हैं, और उस वक्त पे एक खबर आई थी कि जो नाइजीरिया की सरकार है उसने इंटेल भी उपलब्ध कराया था अमेरिका को। अब वहां पर ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो आने वाले दिनों में क्या इस तरह के और हमले वहां पर हो सकते हैं? देखिए, अमेरिका तो मेरे ख्याल से हमला कर सकते हैं, आई मीन ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन अब वहां पे क्या है कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट जो है अंडर प्रेशर आ गई है, डोमेस्टिक प्रेशर आ रही है इस तरह की घटनाओं से। और या अमेरिका ने जब उनके ऊपर ये जो अटैक हुआ था तो वो लोग कहने लगे कि भाई आप जो है अमेरिका के जो है दबाव में आ गए हैं और आपकी सरकार नहीं है, तो डोमेस्टिक जो है बैकलैश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत हुआ है। तो अभी जो स्टेटमेंट दी है वहां की पुलिस ने, जिस तरह के आपने अभी दिखाया टीवी पे अपनी रिपोर्ट में, वो मेरे ख्याल से उसी का दिखा रहा है कि वो उन्होंने अब डिनायल के मोड में जाने लगे हैं नाइजीरिया में, कि भाई हमारे यहाँ कोई घटना ही नहीं हुई इस तरह की हुई, क्योंकि वहां डोमेस्टिक बैकलैश उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अभी जिस तरह का घटना चल रही है, अब ये भी जैसे क्रिश्चियन उसमें हुआ है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का अगर क्योंकि वहां अफ्रीकॉम जो है वो देख रही है वहां पर अफ्रीकन जो यूएस की यहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि क्या वाकई ईसाइयों के ऊपर ही ज्यादा इस तरह के वहां पर अत्याचार होते हैं या मुस्लिम भी उसमें शामिल हैं? नहीं, मेरे विचार से ये तो अपॉर्चुनिस्टिक है उनका, ये पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वहां क्या है मेरे ख्याल से जो क्रिश्चियन है वो ज्यादा उनके पास पैसा ज्यादा है, सिंपल। तो वो जो गरीब आदमी को अगर वो अगवा करेंगे तो कौन पैसा देगा? अमीर आदमी ही पैसा देगा। तो मेरे ख्याल से ये रिलीजन से ज्यादा ये जो है, जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी कहा, ये पैसे की लड़ाई है कि कहां से उनको पैसा मिले, क्योंकि वो संगठित हो गए हैं और उनको पैसा चाहिए। तो पैसे लेने के लिए वो जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शन है जिसके पास पैसा है उसकी तरफ वो जाएंगे। ठीक है, सिंघल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।